पाकिस्तान के पास हमेशा सुपीरियर वेपनरी थी, चाहे वो 1947 में हो या आपके 65 में। पूरे उनके पास अमेरिकन मॉडर्न वेपन थे। 71 में भी उनके पास एज थी। 1999 में भी उनके पास वेपन लोकेटिंग रेडार्स वगैरह थे अमेरिकन, जो हमारे पास नहीं थे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो उनसे बहुत सुपीरियर साबित हुई, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ 3.5 घंटे कहते हैं, कुछ 3.5 दिन कहते हैं, कुछ 4 दिन कहते हैं, और कुछ बिल्कुल प्रिसाइज बताते हैं कि साहब 88 आवर्स में आपने उनके छक्के छुड़ा दिए, और दे हैड टू सरेंडर विद इन 88 आवर्स। अब मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आपने तो चूंकि इसका बहुत अध्ययन कर रखा है कि ये जो पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री पावर जो है सारे डायमेंशंस पे, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, आर्मी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आपके स्पेस हो, न्यूक्लियर हो, तो आप थोड़ा सा क्या इसका तुलनात्मक हमें बताएंगे कि आज क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति होने वाली है। साथ में थोड़ा बहुत चीन का भी बता दें, क्योंकि चीन जो है वो बहुत उछल कूद कर रहा था, तो पता चला उसके सारे के सारे जो वेपन्स हैं वो तो खिलौने ही निकल गए। सर चीन को जरा एक बार सबसे पहले आड़े हाथों ले लेते हैं सर। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके खात्मे पर भारत के पास में 17 देशों ने दरखास्त की कि हमें आप ब्रह्मोस अपना सिस्टम बेचो। सर ब्रह्मोस सिस्टम जो खरीदने वालों की फेहरिस्त में नाम थे वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया। सर ये सारे के सारे देश जो हैं साउथ चाइना सी का पूरा घेरा डाल के बैठे हुए हैं। इन देशों को ब्रह्मोस सिस्टम जाने का मतलब है कि चीन की डोमिनेंस जो है वो साउथ चाइना सी पर एक तरीके से चैलेंज हो गई है सर। पहले भी थी लेकिन इनके जाने से और ये चैलेंज बन जाएगा। सर मलाक्का स्ट्रेट पर इस समय भारतीय नौसेना का आधिपत्य है। हम जब चाहे चाइना की एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू चोक कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है सर। हमारी नेवी की हेजमनी यहां नहीं है सर, वहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है सोमालिया के पास में, वहां तक हमारा वर्चस्व है। हमारी नेवी जाके वहां पर सोमालियन पायरेट से और शिप्स को बचाती है, ये पहले भी देखा गया है। तो सर पूरा इंडियन ओशन आप ले लीजिए, वहां से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लेकर यहां मलाक्का स्ट्रेट तक भारतीय नौसेना का वर्चस्व है, और धीरे धीरे हम अपना फुटप्रिंट और बढ़ा रहे हैं सर। अब आते हैं पाकिस्तान और भारत की तुलनात्मक शक्ति पर, जैसे कि आपने कहा था सर। सर दो देशों को अगर आपने तोलना है कि उसकी क्या पावर है दोनों की, तो उसका एक पावर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है सर। पावर इंडेक्स जो होती है वो बेस फिगर, आइडियल फिगर है, वो 0.000 है सर। भारत का जो पावर इंडेक्स है वो है 0.1184। इस फिगर के साथ में हम वर्ल्ड की चौथी बड़ी शक्ति आते हैं 145 पावरफुल कंट्रीज में से सर। अगर यहां पर हम पाकिस्तान को तोलें सर, तो पाकिस्तान की फिगर आती है 0.2513। 0.2513 लेकर पाकिस्तान जो है वो 12वें नंबर पर बैठा है। तो चौथे नंबर पर भारत है और 12वें नंबर पर पाकिस्तान है सर। ये है दोनों का कंपैरिजन। अमेरिका कहाँ पे है? सर अमेरिका का मैं पढ़ नहीं पाया। अमेरिका थोड़ा सा इससे ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से, शायद 0.0134 ऐसी कुछ होना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है सर। लेकिन आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो मैं देख नहीं पाया था उस चीज को सर। पर ये मैंने नोट किया था क्योंकि हम दोनों जो थे आमने सामने थे, तो एक कंपैरिजन चार्ट जो है मैंने इसका बना के चला था सर। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका कि ब्लफ इस समय हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने वी कॉल्ड इट ऑफ, एंड दैट वाज द न्यूक्लियर डिटरेंस। हमेशा हर मोर्चे पर भारत जो था वो इस सोच के पीछे हट जाता था कि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति है और वो अपने हथियारों को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारी डॉक्ट्रिन थी नो फर्स्ट यूज की सर, और पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की सर। नो फर्स्ट यूज का मतलब होता है कि हम किसी भी सूरत में अपने परमाणु अस्त्र शस्त्र को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर यदि हमला होता है तो हम पूरी शिद्दत के साथ में उसका जवाब देंगे।
पर पाकिस्तान की सोच ऐसी है कि वो फुल स्केल डिटरेंस की बात करता है, फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की बात करता है। सर युद्ध के आयाम में 3 स्पेक्ट्रम बनते हैं सर। एक होता है टैक्टिकल, एक होता है ऑपरेशनल और एक होता है स्ट्रेटेजिक सर। तो ऑपरेशनल जो होता है वो करीब 60 से 70 किलोमीटर की परिधि में आता है, जैसे कि आपकी फाइटिंग फोर्सेस एडवांस कर रही हैं उस एरिया को। आपने सुना होगा सर, ये लोग धमकी देते थे पौ पौ के बम है हमारे पास में। तो ये पौ पौ के बम जो थे वो हमारे टैक्टिकल डिटरेंस के काम में आते थे इनके। दूसरा आता है सर इनका ऑपरेशनल डिटरेंस। ऑपरेशनल डिटरेंस होता है कि जब युद्ध कर रहे हैं आप, तो युद्ध का पूरा थिएटर है, तो उसमें आप मीडियम रेंज मिसाइल्स का प्रयोग करके उसको अपने आप को कवर करते हैं। तो ये आ गया इनका सेकंड फेज। और बाकी आ गया स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। वो था इनका लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करके ये अपनी डिटरेंस को मनवाते हैं। हमारे पास जो है दैट इज नो फर्स्ट यूज। इसमें दिखने वाली बात यह है कि सर भारत के पास में लैंड से फायर करने वाली मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास में भी है न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स जो कि लैंड से फायर करती हैं। इस समय प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन थे कि केवल वो हाँ, एक ये बड़ा प्रश्न हो रहा है और सभी लोग ये पूछ रहे हैं इस समय। जी, सर मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के पास में केवल धोखा था और कुछ नहीं था। आपको ध्यान होगा सर, अब जब आते हैं कि किस तरीके से इस चीज को देखा जाए। सर 1999 में जब हमने अपनी एयर पार यूज की थी, अटल जी के कहने पर एयर पार हमने यूज की थी और हमारी एयर पार ने कारगर तरीके से सब चौकियों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान को यह डर था कि अगर एयर पार थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हो सकता है उस समय किराना हिल्स तक जाके हम वार कर सकते थे। तो नवाज शरीफ दौड़े दौड़े क्लिंटन के पास जाते हैं कि सर बचा लो, वाजपेयी ने एयर पार यूज कर दी है, आपका माल मेरे पास में रखा है, मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो क्लिंटन जो है फोन उठाते हैं, वाजपेयी जी को बोलते हैं, वाजपेयी जी बोलते हैं कि भाई ऐसा है, अगर हम पे उन्होंने फर्स्ट यूज कर दिया, क्योंकि धमकी तो यही दे रहे थे, तो पहले अगर हमला मुझ पर होगा तो मैं कम से कम 20% अगर भारत नष्ट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, परंतु उसके बाद में पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देखेगा। तो मेरे ख्याल से ये केवल धमकी थी और नवाज शरीफ क्लिंटन को ये बताने गए थे कि तुम्हारे माल पे ये हमला कर सकते हैं। तो क्लिंटन ने फटाफट फोन उठाया और वाजपेयी जी को बोला कि सुलह सफाई कर लो, नवाज शरीफ पीछे हटने को तैयार है। अब इस समय स्थिति ये बनती है सर, जब हमने इनके इंस्टॉलेशंस पे हमला किया था, 3 इनकी बेसिक मेजर एयरफील्ड्स को हमने निकाला था। पहली थी सरगोदा सर, दूसरी थी नूर खान एयरबेस और तीसरी थी जैकबाबाद एयरबेस सर। जी। इन तीनों के पास में इनके न्यूक्लियर एसेट्स या उनके सपोर्टिंग इंस्टॉलेशन मौजूद थे। सर सरगोदा से 7 किलोमीटर की दूरी पर चांगी हिल्स है। चांगी हिल्स में इनके वॉरहेड का जखीरा था। इस समय मैं ये नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान का जखीरा था या नेटो का जखीरा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नेटो का जखीरा होने के प्रूफ जो है वो हमारे सामने आने शुरू होते हैं। सर कैसे? कि जैसे ही युद्ध की स्थिति बनी, वैसे ही आपने ध्यान किया होगा टर्किश एयरफोर्स का एक विमान, मालवाहक विमान जो है वो पाकिस्तान में लैंड करता है। और जब पूछा जाता है कि वो विमान क्या करने आया था, क्योंकि उसने कोई सामान तो उतारा नहीं था, तो वो कहता है कि मैं रिफ्यूलिंग के लिए यहां पर लैंड किया है। सर कहने का मतलब है कि नेटो जो है वो अपने आर्सेनल को टर्की में रखता है, 5 देशों में वो रखता है जिसमें टर्की शामिल है। क्या वो विमान यहां से इन एसेट्स को निकालने के लिए आया था इससे पहले कि हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हो जाए? यहां पर यह सोच आती है सर। अच्छा, जब इन एयरफील्ड्स पे अटैक हो गया और ये खबर आई कि यहां पर हो सकता है विकिरण थोड़ा सा फैले, तो पाकिस्तान अमेरिका का जो बीच मास्टर विमान था जो कि टोह लेता है, वो मात्र 2 घंटे के अंदर ही एयरबॉर्न था सर वो। सर ऐसा कौन सा देश है जो किसी भी देश के लिए अपने ऐसे विमान को 2 घंटे के अंदर एयरबॉर्न कर देगा? सर नेटो के सैटेलाइट ने जहां तक मेरा ख्याल है रेडिएशन पकड़ा है, मैसेज पीछे गया है, पेंटागन से ऑर्डर आया है, सीधा विमान जो है वो टेक ऑफ करता है। 2 घंटे के अंदर ऐसी काम बन सकता है। वो पहला एक चक्कर लगाता है चांगी हिल्स के ऊपर, जो कि उनका एक जखीरा था। दूसरा चक्कर लगाता है वो किराना हिल्स के ऊपर, किराना हिल्स के किराना ऊपर। हिल्स। सर चांगी हिल्स पे भी मारता है, किराना में मारता है नहीं, और लैंड चांगी करता है नहीं है जाके। वो, आप वो चगाई हिल्स तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। वो चगाई हिल्स सर है जहाँ पे इनका एक्सप्लोजन हुआ था, जी, जो सर इन्होंने चगई अपना जो हिल्स में टेस्ट 2 किया। हिल्स हैं सर। चगई हिल्स में 2 पार्ट हैं। एक है उनका रोको हिल्स है और एक है चगई हिल, और चगई डिस्ट्रिक्ट है इनका बलूचिस्तान में। हुँ, सर मेरा मानना ये है कि रोको डिस्ट्रिक्ट में 5 जगह पर पाकिस्तान ने
मई 1998 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे। जब हमने किए थे उसके 15 दिन के बाद में इन्होंने भी किए थे। अब इन्होंने कैसे किए थे? क्या वो इनको सामान चीन से मिला था या अमेरिका से मिला था? दैट इज द मिस्ट्री। ठीक है सर। कई लोग मानते हैं कि अमेरिका ने ही इनको सप्लाई किया था कि भाई फटाफट कर लो तुम, कर लो तुम, दिखाने के लिए। सर इस रोको हिल्स से थोड़ी दूरी पर है जगई हिल्स। जगई हिल्स में इनके वॉरहेड का एक और जखीरा मौजूद था। आपको ध्यान होगा डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करके भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक किया है। क्यों? हाँ, यस 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 है ना यस। सर? तो जो अर्थक्वेक जो आया था हल्का सा, वो 4 रिक्टर स्केल पर नापा गया था क्वेटा में, और सेम अर्थक्वेक नापा गया था अफगानिस्तान में। जगई हिल्स जो है बॉर्डर करते हैं दोनों देशों को सर। हाँ जी, हाँ जी। है सर। तो मेरा मानना यह है कि हमने जगई हिल्स में भी इनके वॉरहेड के जखीरे को निशाना बनाया था। इसीलिए इनका बीच मास्टर जो है वो एक चक्कर जगई हिल्स का भी लगाता है और एक चक्कर किराना हिल्स का लगाता है, फिर लैंड करता है। दूसरी बात सर, इसके तुरंत बाद इजिप्शियन एयरफोर्स का एक इल्यूशन 76 विमान, मालवाहक विमान, बोरॉन कार्बाइड को जखीरे को लेकर पाकिस्तान में रावलपिंडी में लैंड करता है। सर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस विमान को वहां से टेक ऑफ करवा के अपने यहां लैंड करवा सके, अनटिल अनलेस उसमें नेटो इन्वॉल्व है। तो नेटो की तरफ से घंटी गई होगी कायरो को, और वहां से चूंकि नाइल के जो रिवर डेल्टा बेसिन है वहां पर बोरॉन कार्बाइड का जखीरा है, तो ये विमान उसको लेकर आता है और पाकिस्तान में लैंड करता है। बोरॉन कार्बाइड जो है वो विकिरण के समय न्यूट्रॉन्स के प्रवाह को रोक देता है, बाधित कर देता है उसको, तो ये डैम्पिंग इफेक्ट का काम करता है। दूसरी चीज ये प्रूफ था कि यहां पर हुआ है। सर मेरे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि दुबई में पाकिस्तानी और भारतीय पड़ोस पड़ोस में रहते हैं, और वहां से वो खबर दे रहे थे कि सरगोदा के पास के करीब 50 किलोमीटर की परिधि के गांव को खाली करा दिया गया है, और उसके वीडियोस भी इस समय इंटरनेट पर मौजूद हैं कि पूरे घर खाली हो चुके हैं सरगोदा के पास से। फिर उसके बाद में वीडियो आता है, पाकिस्तानी ही की तरफ से वीडियो आता है इंटरनेट पर घूमता हुआ, जहां पे मिसाइल जो है वो जाके सीधी हिल्स में जाके टकराती है। तो हिल्स में सर प्रोटेक्शन पूरा का पूरा होता है। इनग्रेस के लिए रास्ता उसका एक है, एग्रेस के लिए एक रास्ता है। हमने प्रोबेबली इनके इनग्रेस के रास्ते और एग्रेस के रास्ते दोनों में जाके अटैक किया है, और मेरा मानना यह है, आई वोंट बी एबल टू कमेंट वेदर इट वाज ब्रह्मोस और वेदर इट वाज स्कैल्प। ऐसे मौके पर सर जब आपको बख्तरबंद चीज को छेदना होता है तो यू यूज अ टैंडम चार्ज। टैंडम चार्ज का मतलब होता है कि एक चार्ज आगे और एक चार्ज पीछे। जैसे ही आपका प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, पहला चार्ज जो है छेद बनाएगा, अगला चार्ज जो है फायर करेगा और उस छेद के अंदर से आगे का रास्ता साफ करेगा। तो हमारी एक के बाद एक 2 प्रोजेक्टाइल सीरीज में अंदर घुसती हैं सर। तो कितना बड़ा भी उन्होंने वहां पर बचा के रखा होगा। 450 केजी टीएनटी जब फटता है ना सर, तो धरती आराम से हिलती है। यहाँ पर तो 900 केजी फटा है एक साथ, धरती हिलेगी। इसीलिए वो झटके जो है इस्लामाबाद में महसूस किए गए और वही झटके क्वेटा में भी महसूस किए गए, और क्योंकि वाशिंगटन में भी महसूस किए गए। वॉशिंगटन में तो खैर रूह कांप गई सर, रूह कांप गई। तभी तो तिलमिला गए सर वो। सर मेरा मानना यह है कि अमेरिका इतना शरीफ नहीं है कि अपने एसेट्स को बिना अपनी निगरानी के छोड़ देगा। आप देखिए पोर्टस जब हिंदुस्तान में आता है तो अपनी वो ब्लैक क्या होते हैं बीस्ट को लेकर आता है, वो गाड़ी को लेकर आता है, उसका पूरा एंटुराज साथ में आता है, उसके सुरक्षा कर्मी साथ में आते हैं। उसको किसी भी देश की सुरक्षा पे विश्वास नहीं है, तो पाकिस्तान की सुरक्षा पे तो उसको कतई विश्वास नहीं है। उसने अपना पेट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पक्का लगाया होगा यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए। और हमारे जो जो मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स हैं, इसके इस सिस्टम को भी झुटलाकर वहां पर जाकर पहुंच गए। तो सर तिलमिलाएगा सर। आप उसके देखिए 8 F-16 गिरा दिए। आपने उसके मिसाइल सिस्टम को फेल कर दिया, उसके जखीरे को जाके नेस्तनाबूद कर दिया। नेस्तनाबूद तो खैर नहीं कर पाए, हमने क्या किया, उसके बॉम्ब्स को रिप ओपन कर दिया है सर। तो विकिरण धीरे धीरे फैल रहा है, डर्टी बॉम्ब जिसको कहते हैं वो बन चुका है सर वो। अब वहां पर अंदर कोई जा नहीं सकता, सदियों तक के लिए वो एंटोम करना पड़ेगा उसको सर। अभी आप देखते जाइए, सीमेंट की भारी खेप जो है वो आपको इन दोनों एरियाज की तरफ मूव करती दिखाई देगी। इस समय तो उनको बलोच लिबरेशन आर्मी के पैर पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो इनको हिलने देंगे नहीं वहां से। और यहां पर तो खैर इनका राज है, ये तो अपना जो करते रहेंगे। वहां से वैसे ही वो फील्ड मार्शल बन गया है, क्योंकि उसने रक्षा कर ली थी पंजाब की। नहीं तो पंजाब हो सकता है भारत में जाके विलय कर लेता। इनके फील्ड मार्शल ऐसे बनते हैं सर।
पंजाब को बचा लो, फील्ड मार्शल बना दो। तो इस समय देखते जाइए सर, जैसे सीमेंट की मात्रा बढ़ेगी सरगोदा की तरफ, आप जान जाएँगे एंटोमिंग की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसका और कोई इलाज है नहीं। उसको वहाँ से क्लियर नहीं कर सकते, आपको एंटोम करना पड़ेगा। चेरनोबिल का आपको याद ही होगा सर। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। ये ये जो चीज़ हमने की है, बीच में आया इनका नूर खान एयरबेस सर। नूर खान एयरबेस जो है उसके आस-पास, जिसको चकलाला भी कहते हैं, उसके आस-पास 5 फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो कि हुँ, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सर्व करती थी सर। एक थी इनकी काहुता, किरनावा और एक थी इनकी वाह। वाह इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो कि काला न्यूक्लियर चिट्टा। वॉरहेड को जी, ये ये इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को असेंबल करती थी। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन भारत की जो मिसाइल सिस्टम ने वहाँ पर मार दिए और इनको फिर मार ही दिया। काहुता जो थी वो भी इनकी कवर हो गई उससे, किरनावा है वो भी कवर हो गई। इनकी जितनी टीईएल फैसिलिटी थी, ट्रांसपोर्टर, डायरेक्टर और लॉन्चर, सारे के सारे ध्वस्त हो गए। सर इन एयरफील्ड्स की खासियत ये थी कि सरगोदा एयरबेस पे इनके पास में F-16 खड़े होते थे, साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरकुलिस होता था। इनके पास में IL-78 जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए वो होता था। वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होते थे इनके पास वहाँ पर। तो होता क्या है कि ये सब आप प्रोफाइल जब देखेंगे विमानों की, F-16 जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड्स को ले जा सकता है सर। तो इसका मतलब इनके पास में वहाँ पर किराने की दुकान में काफ़ी कुछ माल रखा हुआ था, जो अब इनके किसी काम का रह नहीं गया सर वो। हुँ, ये तो बड़ा हादसा हो गया था। ये तो ग्लोबल लेवल का हादसा हो गया। जी, जी सर। सर तभी तो तिलमिला गए ट्रम्प साहब सर, इतना कस के क्यों चिल्लाते हैं वो कि इन पे सैंक्शन लगा दो, इनके एप्पल का फैक्ट्री को बाहर निकाल दो और इन पे सैंक्शन लगा दूँ, मैं वो कर दूँगा, क्या टैरिफ बढ़ा दूँगा इनका, ये कर दूँगा। सडनली उन्होंने चाइना को छूट दे दी कि भैया तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे टैरिफ भी कम कर दूँगा, सब कुछ कर दूँगा। तो ये नया याराना कहाँ से निकल के आया सर, इसीलिए तो आया है सर।